आज कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान के अंदर आपको जो पिछला चैप्टर खत्म हो चुका था बीज में विश्लेषण, अब उसके बाद हमारी यूनिट भी बदलती है और चैप्टर भी बदलता है। अब हमारे पास यूनिट आती है यूनिट नंबर 2 और उसके अंदर पढ़ेंगे आप शुद्ध गति की। यूनिट नंबर 2 और पढ़ेंगे इसके अंदर शुद्ध गति की, और चैप्टर चलता है हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है हमारे पास सरल रेखा में गति, यानी सरल रेखा में गति। तो इस चैप्टर में हम अधिकतर सभी गति से संबंधित बातें पढ़ी जाएगी। गति से संबंधित क्या कंडीशन होती हैं, तो उस कंडीशन को उसके चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा प्रस्तावना क्या है, यानी गति के बारे में, यानी प्रस्तावना क्या हो सकती है इस चैप्टर की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें हमारे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो सारी की सारी हमें दिखाई भी नहीं दे रही हैं, वे सारी की सारी क्या है हमारे पास गतिशील हैं। क्या है? गतिशील, यानी वो गति कर रही हैं। यानी हमारे पास ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी की सभी क्या कर रही हैं, वो गति कर रही हैं, वो किसी ना किसी रूप में क्या है, गतिशील है। आप इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा एग्जाम्पल लें हम, अगर हम वास्तव में देखें तो वो गतिशील है, लेकिन हमें कई बार ऐसा भी आभास होता है कि हमें प्रतीत होता है कि वस्तु क्या है, वो स्थिर अवस्था में है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो गति की अवस्था में होती है। ऐसे ही हमारे पास इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ वस्तुएं तो क्या कर रही हैं, एक समान गति से क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, कुछ क्या कर रही हैं, असमान गति से गति कर रही हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इस प्रकार, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी अगर हम देखें नॉर्मल खड़े होके तो पृथ्वी क्या लगती है, स्थिर प्रतीत होती है। क्या होती है? स्थिर प्रतीत। लेकिन अभी मैंने कहा इससे पहले एक वाक्य बोला कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी हमारे पास वस्तुएं हैं सारी की सारी क्या है, वो गतिशील हैं। अगर हम पृथ्वी को लेकर चले, हम पृथ्वी को खड़े हुए देख रहे हैं तो पृथ्वी हमें क्या दिख रही है, स्थिर दिख रही है, लेकिन वास्तव में क्या कर रही है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर वस्तुएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं, गति की अवस्था में है, यानी वो गतिशील हैं। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं क्या हो सकती हैं, एक समान गति से चल सकती हैं, कुछ वस्तुएं क्या कर रही हैं, वो असमान गति से गति कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास गति के विषय में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो उसमें एक बात आती है हमारे पास यांत्रिकी। क्या आती है? यांत्रिकी। यांत्रिकी यांत्रिकी तो यांत्रिकी क्या होती है, यांत्रिकी की बात करते हैं पहले। हमारे पास क्या है, यांत्रिकी से कहते हैं, यांत्रिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। यांत्रिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अधीन या जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं। यानी इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो गति के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, हम यांत्रिकी कहते हैं। यानी यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गति की स्टडी करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, वो यांत्रिकी कहलाती है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं। तो हमारे पास इसके बाद हम आगे और चलते हैं। यांत्रिकी आपको समझ में आ चुकी होगी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अधीन हम क्या करेंगे, गति का अध्ययन करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं हमारे पास दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो। एक तो होती है हमारे पास विराम की अवस्था, एक होती है हमारे पास गति की अवस्था। तो पहले हम बात करते हैं विराम की अवस्था की, फिर बात करेंगे हम गति की अवस्था की। तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, विराम की अवस्था, विराम की अवस्था, और एक होती है हमारे पास गति की अवस्था। मैं इस पे लिख देता हूं, गति की अवस्था, गति की अवस्था। ये आती है हमारे पास विराम की अवस्था, गति की अवस्था। तो विराम की अवस्था क्या होती है हमारे पास, गति की अवस्था हमारे पास क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, एक निश्चित बिंदु हो, एक क्या हो, निश्चित बिंदु, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, संदर्भ बिंदु भी बोल सकते हैं। पहले इसके ऊपर बताया जा रहा है, हमारे पास क्या होता है, संदर्भ बिंदु, या बोल सकते हैं निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु, यानी संदर्भ बिंदु, यानी निश्चित बिंदु से बात हो रही है हमारे पास, संदर्भ बिंदु या कोई निश्चित बिंदु। अब हम क्या डेफिनेशन देंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति, यानी हमारे पास कोई वस्तु है, हम उसकी स्थिति चेक करना चाह रहे हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु, किसी निश्चित बिंदु बोल सकते हैं, संदर्भ बिंदु बोल सकते हैं, कि निश्चित या संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष
कोई परिवर्तन नहीं होता तो हमारे पास कहलाती है विराम की अवस्था। एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूं मैं, किसी वस्तु, कोई हमारे पास वस्तु है, किसी वस्तु के किसी निश्चित बिंदु या संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो हमारे पास विराम की अवस्था कहलाती है। जैसे सपोज करो हमने दीवार पर कोई घड़ी लग रही है, ठीक, वो आज भी उसी दिशा में लग रही है, आप कल देखो आगे वो घड़ी ऐसे ही लटके आपको मिलेगी। या आपके कक्षा का व्हाइट बोर्ड हो या आपके कक्षा का ब्लैक बोर्ड हो, आपके पास ये व्हाइट बोर्ड है, ये आज भी ऐसा ही है, तो आप कल आओगे कल भी ऐसा ही रहेगा। तो हमारे पास यानी कोई भी हमारे पास निश्चित बिंदु है जहाँ पे आप खड़े होकर देखते हैं बोर्ड को, तो हमें क्या दिखता है, ये स्थिर प्रतीत होता है। यानी इसमें समय के साथ समय तो बदल रहा है, आज सपोज करो 10 बज रहे हैं, आप कल 12 बजे आकर देख रहे हैं इसको, समय तो चेंज हो चुका है परंतु इसकी स्थिति कोई चेंज नहीं हुई है, ये आपको ऐसे ही नजर आ रहा है। तो इसकी ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, हम विराम की अवस्था कहते हैं। इसमें काफी सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास छत का पंखा या आपके पास दीवार पर टंगी घड़ी या आपके सगा व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, काफी सारी वस्तुएं हो सकती हैं, कोई टेबल या कोई आपके पास टूल वगैरह जो ऐसे ही रखा हुआ है, आज भी ऐसे ही तरह रखा हो, कल भी ऐसे ही तरह रखा हुआ, तो हमारे पास क्या कहलाती हैं, विराम की अवस्था कहलाती हैं। यानी समय तो बदल रहा है लेकिन समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, हमारे पास विराम की अवस्था कहलाती है। बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों के, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। यानी कोई वस्तु हमारे पास है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसकी ऐसी स्थिति हमारे पास क्या कहलाती है, विराम की अवस्था कहलाती है। अब बात करते हैं गति की अवस्था की, बात किसी करते हैं गति की अवस्था की। तो गति की अवस्था में क्या होगा हमारे पास, गति की अवस्था यानी जब कोई वस्तु हमारे पास किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वो परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ उसकी दिशाएं परिवर्तित होती रहती हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो गति की अवस्था कहलाता है। जैसे कि आप काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फिलहाल आप बाइक पर हो, आपकी बाइक बंद है लेकिन आपने बाइक को चलाया और आपके 5 मिनट बाद आप दूसरे स्थान पर चले गए, तो आपको आज समय भी लगा और आपकी स्थिति भी बदल चुकी है, तो हमारे पास ये क्या होगी, गति की अवस्था। जैसे कि गई सड़क पर चलती हुई कार या सड़क पर चलती हुई बाइक या गति करती हुई ट्रेन, ये इस प्रकार काफी सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। या उड़ता हुआ पक्षी, ये हमारे पास क्या है, सारे गति की अवस्था में कहे जाएंगे। तो हमारे पास ये है गति की अवस्था। अब बात करते हैं गति के प्रकार की, गति के प्रकार की। अब बात चलेंगे गति के प्रकार, गति के प्रकार की, गति के प्रकार। तो हमारे पास जो गति है, वैसे तो अगर देखिए जा तो हमारे पास 3 प्रकार से गति हो सकती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। लेकिन हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें गति के प्रकार, तो गति में लेते हैं सबसे पहले स्थानांतरीय गति। कैसी गति, स्थानांतरीय गति। तो स्थानांतरीय गति क्या होती है हमारे पास, स्थानांतरीय स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति क्या होगी हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, उसके अंदर क्या होंगे, काफी सारे कण होंगे, काफी सारे कण होंगे। वो कण हमारे पास समांतर और सरल रेखा में, समांतर और सरल रेखा में किसी निश्चित बिंदु होगा हमारे पास, उसमें समान दूरी तय करते हैं। समान समय में समान दूरी हमारे पास क्या करते हैं, वो निश्चित समय में समान दूरी तय करते हैं, तब उसकी ऐसी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। यानी हमारे पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु इस प्रकार गति करेगी, इस प्रकार गति करती है कि उसके सभी कण एक साथ समांतर और रेखीय पथ पर किसी निश्चित समय में वो समान दूरी क्या करते हैं, तय करें, समान दूरी क्या करें, तय करें, तो इस प्रकार किसी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। जिस प्रकार हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, सपोज करो मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को क्या कर दूं, नीचे छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं, नीचे की ओर छोड़ दूं, तो एक समान रूप से क्या कर रहा है, मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रहा है। अगर इस मार्कर को हम क्या फेंक दें, ऊपर की ओर फेंक दें, तो हमारे पास क्या कर रहा है, एक समान वेग से क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जाएगा। यानी इसके हमारे पास ये गतिशील है हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास ये समांतर चल रहा है। तो इसके बाद हम लेते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति, घूर्णन गति। घूर्णन गति कैसे करते हैं हम, घूर्णन गति। अब ये घूर्णन गति क्या होगी
किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी एक निश्चित बिंदु के इस, यानी जब कोई कण इस प्रकार गति करेगा, जब कोई कण इस प्रकार गति करेगा कि उसके सभी कण वर्त्य पथों पर, उसके सभी कण वर्त्य पथों पर इस प्रकार गति करें कि वर्त्य पथों का केंद्र क्या हो हमारे पास, एक हो, और उसकी क्रिया रेखा हमारे पास क्रिया रेखा एक ही क्रिया रेखा पर हो, तो उसकी ऐसी गति हमारे पास क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जब कोई कण इस प्रकार गति करे कि उसकी सभी कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करें, गति करें, तब उसकी गति हमारे पास क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जिस प्रकार काफी सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिस प्रकार आपके घर में पंखा होगा हमारे पास, वो एक ही क्रिया रेखा के चारों ओर क्या करती हैं, उसकी पकड़ियां घूमती हैं। या आपके पास साइकिल हो या आपके पास बाइक हो, तो बाइक भी हमारे पास क्या करती है, एक्सेल पे क्या करती है, वो घूमती है। तो इस प्रकार की हमारे पास जो गति होती है ये सभी हमारे पास क्या है, घूर्णन गति है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो पृथ्वी है हमारे पास क्या है, पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी अक्ष पर ही चक्कर लगा रही है, तो उसकी इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, हमारे पास घूर्णन गति कहलाएगी। इसमें हम काफी सारे एग्जांपल और भी ले सकते हैं। आप जो भी हमारे पास एक अक्ष पर घूम रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम घूर्णन गति कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडिस और सदिश राशियों की। हमारे पास एडिस और सदिश राशियां होती हैं। एडिस राशियां, ये वैसे तो टॉपिक आपके पास एडिस राशियां और सदिश राशियां, ये आपके पास टॉपिक है आपके पास कक्षा 9 से संबंधित। आपने वहां पढ़ा था एडिस राशियां और सदिश राशियां, और राशियां के बारे में आपको बताया था कि राशियां क्या होती हैं, ठीक। लेकिन अब बात हो रही है हमारे पास किसकी, एडिस राशियों की। एडिस राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमारे पास ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, एडिस राशियां कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम एडिस राशियां कहते हैं। जैसे काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। हमारे पास समय है, एडिस है। हमारे पास चाल है, वो भी एडिस है। हमारे पास कार्य है, एडिस। ऊर्जा है हमारे पास, एडिस। ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे पास क्या है, एडिस के हैं। अब हम लेते हैं सदिश राशियां। कैसी राशियां, और द्रव्यमान ले लें हम, वो भी एडिस। हम किस प्रकार चेक करते हैं कि सदिश कौन सा है, एडिस कौन सा है, इसे भी सुनेंगे। सदिश राशियां और एडिस राशियां। सदिश राशियां क्या होती है, पहले दोनों की डिफरेंस है, फिर दोनों में अंतर करना सिखाएंगे आपको। एडिस राशियां किस प्रकार चेक कर लेते हैं और सदिश राशियां किस प्रकार चेक करते हैं। तो हमारे पास सदिश राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होते हैं, वे राशियां हमारे पास सदिश राशियां कहलाती हैं। एक बार फिर सुन लें, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। हमारे पास क्या हो सकता है, सदिश राशि, बल सदिश राशि है हमारे पास, त्वरण हमारे पास सदिश राशि है, वेग हमारे पास सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र हमारे पास सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र भी हमारे पास क्या है, सदिश राशि है। बल का आवेग भी हमारे पास क्या है, सदिश राशि है। बल का आवेग, ये सब हमारे पास क्या है, सदिश राशियां हैं। और काफी सारी हमारे पास क्या है, सदिश राशियां हैं। यानी बल, त्वरण, वेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बल का आवेग, ये हमारे पास सब सदिश राशियों की श्रेणी में आते हैं। अब हम इनमें अंतर भी पैदा कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी सदिश राशि और कौन सी एडिस राशि है। यानी सदिश राशि क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अब हमारे पास परिमाण दिशा जहाँ पर आवश्यक होते हैं वो हमारे पास सदिश राशि होती है। और दिशा को हम किस प्रकार देख लेते हैं, कौन से भी दिशा को देखते हैं, कौन से भी दिशा को देखा जा सकता है। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर सदिश राशि हो चुकी है, एडिस राशि हो चुकी है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास दूरी। क्या होता है, दूरी। वो दूरी के बाद पढ़ेंगे हम विस्थापन। तो दूरी क्या होती है हमारे पास, बात करते हैं पहले दूरी की। दूरी किसे कहते हैं, क्या होता है दूरी। अब बात करेंगे दूरी की। दूरी किसे कहेंगे, दूरी होता है, दूरी आप जानते हैं दूरी क्या है। अब बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या है,
किसी वस्तु द्वारा पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा पथ की लंबाई या तय किया गया रास्ता, किसी वस्तु द्वारा पथ की लंबाई या तय किए गए रास्ते को क्या होते हैं हम दूरी कहते हैं, दूरी कहा जाता है। तो यानी हम इस प्रकार भी इसको बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, इसको दूरी कहते हैं। तो हमारे पास अभी परिभाषा बोल ली गई है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई या रास्ते की लंबाई, पथ की लंबाई या रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। और हमारे पास दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है हमारे पास दूरी हमारे पास क्या है, अदिश राशि की श्रेणी में जाएगी। अदिश राशि की दूरी हम किधर भी चल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका जो मात्रक है, हमारे पास, वो मात्रक हमारे पास है मीटर। उसके बाद हमारे पास मात्रक हो चुका है इसका, ये मात्रक मीटर, और ये हमारे पास क्या है राशि। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा हमारे पास होती है एल, ये हमारे पास होती है इसकी एल। तो हमारे पास अदिश दूरी क्या होती है हमारे पास, इसके बारे में बताया गया। तो मैं दूरी हमारे पास होती है एक अदिश राशि, लेकिन इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें हम, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। और हमारे पास ये अदिश राशि है, इसका मात्रक हमारे पास मीटर है, इसकी विमा हमारे पास एल है। अब बात करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन की बात करते हैं। हमारे पास जो विस्थापन किसे कहेंगे हम, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो हमारे पास अंतर होता है, उस अंतर को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास इसके जो हमारे पास राशि है, ये हमारे पास विस्थापन सदिश राशि है, मात्रा इसका मीटर है और विमा इसकी एल है। ठीक, आगे इन परिभाषाओं को आप तैयार करेंगे, इनको नोट करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।